मैं बात करने जा रहा हूं रैंक कोरिलेशन के अंतर्गत। तो रैंक कोरिलेशन जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो अगर आपके पास रैंक दी रहेगी तो रैंक 1 रहेगी एंड रैंक 2 रहेगी। तो रैंक 1 से आपको रैंक 2 को माइनस कर देना है और आपको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। और इस डी का आप स्क्वायर कर दोगे तो डी स्क्वायर निकल आया। ठीक है, तो केवल दो रैंक रहेंगी, इन रैंक का माइनस करना है तो जिससे डिफरेंशिएट जनरेट होगा और इस डिफरेंशिएट को अगर आप स्क्वायर कर दोगे इतनी, यानी 4 टेबल आपको जनरेट करनी होंगी और इन चार टेबल कहते हैं 4 कॉलम जनरेट करने होंगे और इन 4 कॉलम के आधार पर आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो एक एग्जांपल मैं देखता हूं। एक सौंदर्य प्रतियोगिता हुई। सौंदर्य प्रतियोगिता में 2 जज थे और एक जज ने अपने अंकों को x के रूप में दिए तथा दूसरे जज ने अपने अंकों को y के रूप में दिए। ठीक है, प्रथम जज ने एक था a को क्या रैंक दिया, a को उसने 6 रैंक दिया तथा दूसरा जज है उसको चौथी रैंक दे रहा है। एक कोई b है, b को x ने चौथी रैंक दिया तथा y ने पहली रैंक दिया। इसी प्रकार C है, X को ने तीसरी रैंक दिया और Y ने छठी रैंक दिया। इसी प्रकार D है और D को इसने X ने प्रथम रैंक दिया जबकि दूसरे जज ने 7वीं रैंक दिया। इसी प्रकार E है और E को इसने दूसरी रैंक दिया जबकि दूसरा जज है वो 5वीं रैंक दिया। F है, F को क्या कहते हैं, F को है 7वीं रैंक, ये है 8वीं रैंक। फिर एफ जी है और जी को 9वीं रैंक और यहां पर इसने 10वीं रैंक दिया। फिर एच है, एच है कोई उसको 8वीं रैंक और यहां पर 9वीं रैंक। फिर एच आई है और आई को आपकी 10th रैंक एंड आपकी 3 रैंक। फिर आपका अगला है जी एच आई जे और जे को आपका हो जाता है 5वीं रैंक एंड आपके पास दूसरी रैंक। तो ये मेरे पास रैंक है। अब आपने समझ लिया होगा कि ये आपका रैंक 1 है, यानी एक जज के रैंक है और ये आपकी रैंक 2 है। ठीक है, रैंक 1 एंड रैंक 2। अब चलिए डिफरेंस निकालना, मैंने क्या बोला, डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस कैसे निकालोगे, R1 माइनस R2 कर दोगे, यानी पहली रैंक से दूसरी रैंक, तो यानी 6 में से 4 को माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 4 में से 1 को माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 3 में से 6 को माइनस करोगे -3 आ जाएगा, 1 में से 7 माइनस करोगे -6 आ जाएगा, 2 में से 5 माइनस करोगे -3 आ जाएगा, 7 में से 8 माइनस करोगे -1 आ जाएगा, 9 में से 10 माइनस करोगे -1 आ जाएगा, 8 में से 9 माइनस करोगे -1 आ जाएगा, 10 में से 3 माइनस करोगे 7 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस आपका जनरेट हो गया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करना होगा। मैंने आपसे बोला स्टैंडर्डाइजेशन के लिए स्क्वायर किया जाता और रूट, फार्मूले में रूट होता है। तो चलो 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 7 का 49 हो जाएगा और 3 का 9। और इसको अब आप जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर, और ये जोड़ने के बाद आया 128। ठीक है, 128 आ गया। अब फार्मूला होता रैंक कोरिलेशन निकालने का, तो रैंक कोरिलेशन R इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका रैंक कोरिलेशन का फार्मूला होता है। तो इस रैंक कोरिलेशन के फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस 6 और सिग्मा डी स्क्वायर 128 है, तो 6 गुणे 128 बटे n का मान कितना है, आपके n के नंबर कितने हैं, 10 अंक हैं। देखो 10 बच्चे थे, प्रतिभागी थे, तो 10 का स्क्वायर -1, तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, 6 गुणे 128 बटे आपका हो जाएगा यहाँ पर
10 100, 100 में से एक गए 99, 99 गुणे 10 तो 990 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास हो जाएगा 1 माइनस कितना, इसको 6 में से इसको गुणा कर दो तो 6 8 48 और 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 और 6 कम 6 1 7 बटे 990। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट ये आएगा 776 और 1 से माइनस करोगे तो आपका आएगा 0.224। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि स्पीयरमैन कोटिसा संबंध गुणांक पॉइंट धनात्मक 0.224 है और दोनों की रैंक, दोनों जजों की जो रैंक कोरिलेशन का मान है वो अत्यंत कम, यानी दोनों के बीच में जो सहसंबंध है वो अत्यंत कम पाया गया, धनात्मक और अत्यंत कम पाया गया है। तो ये हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग अब आपको समझ में आ जाएगी। तो ये एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि आपको रैंक, एक जज के रैंक और दूसरे जज के रैंक दिए रहते हैं और उसके आधार पर रैंक कोरिलेशन निकालना होता है। तो इतना प्रश्न को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व हो भी जाएगा। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि एक क्लास में बच्चों के नंबर दिए गए हैं। देखो, रैंक नहीं दी गई है बल्कि बच्चों के नंबर दिए गए हैं, वो भी 2 सब्जेक्ट के, मान लो इकोनॉमिक्स के, स्टैटिक्स के। ठीक है, अब आपको रैंक कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, तो जब भी रैंक कोरिलेशन यानी स्पीयरमैन की बात की जाए, मान लेना कि आपको रैंक कोरिलेशन की गणना करनी है। तो करना क्या है, मान लीजिए आपको एक बच्चे के नंबर दिए गए हैं, एक्स में कितने नंबर हैं एंड वाई में कितने नंबर हैं। चलो एक्स के नंबर तो 20, 22, 24, 25, 30, 32, 28, 21, 26, 35, ये नंबर हैं एक बच्चे को एक सब्जेक्ट में। उसी बच्चे को दूसरे सब्जेक्ट में क्या नंबर मिले हैं, 16, 15, 20, 21, 19, 18, 22, 24, 23 और 25, ये उसको दूसरे सब्जेक्ट में है। अब आपको देखो, अगर मैं कार्ल पियर्सन की बात करता तो डायरेक्ट यहीं पे समांतर माध्य निकालना और अपना काम चालू कर देता, बट मुझे रैंक कोरिलेशन निकालना है। रैंक कोरिलेशन निकालना है तो मुझे रैंक R1 निकालना होगा। R1 इसमें तो बच्चे को सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पे मिले हैं, तो आप कहोगे सर 35 नंबर, यानी इसमें ये नंबर 1 पर है। फिर दूसरे स्थान पर इसको कौन से नंबर मिले हैं, तो आप कहोगे सर 32 नंबर है, ये दूसरा रैंक है। फिर आपको कहाँ से मिले, फिर आप 30 नंबर है, तीसरा रैंक है। फिर आपने कहोगे कि चौथा रैंक 28 नंबर वाला है। फिर पांचवा जो रैंक है वो आपका हो जाएगा किसका, 26 नंबर वाला, पांचवा रैंक। फिर छठवां रैंक आपका हो जाएगा 25 नंबर। फिर आपका सातवां रैंक हो जाएगा 24 नंबर। आठवां रैंक हो जाएगा 22 नंबर। नौवां रैंक हो जाएगा 21 नंबर और 10वां रैंक हो जाएगा आपका 20 नंबर। तो लो, इन नंबर के आधार पर मैंने रैंक बता दी। भाई जो क्लास में सबसे ज़्यादा टॉपर होता हम उसको कहते हैं फर्स्ट आया क्लास में, जो कम उससे 35 से कम पाया 32, उसको हमने कहा क्लास में सेकंड आया इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इसी प्रकार मैं सब्जेक्ट अब इसमें R2 देखता हूँ। तो R2 में मैं देखता हूं कि सब्जेक्ट Y में टॉपर कौन है, तो टॉपर जो आपका Y में है वो है 25 नंबर पाने वाला टॉपर है, यानी पहला रैंक। फिर उसी के बाद 24 नंबर पाने वाला दूसरा, 23 नंबर पाने वाला तीसरा आपका, फिर चौथा 22 नंबर पाने वाला, फिर पांचवा आपका 21 नंबर पाने वाला, फिर छठवां जो आपका है वो 20 नंबर पाने वाला, फिर सातवां जो आपका है वो 19 नंबर पाने वाला, फिर जो आठवां आपका है वो 18 नंबर पाने वाला, फिर नौवां जो आपका है वो 16 नंबर पाने वाला, और जो 10वां बच्चा है
वो 15 नंबर पाया, यानी सबसे कम नंबर जो है वो 15 है और वो 10वां रैंक रखता है पूरी क्लास में, यानी 10 की क्लास है। अब देखो आपने इन नंबर से रैंक में कन्वर्ट कर लिया, जब रैंक में कन्वर्ट कर लिया तो रैंक कोरिलेशन आप निकाल सकते हो। रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि D इक्वल टू R1 माइनस R2 कर दोगे। R1 माइनस R2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 ये है, ये R2 है, घटा दो, 10 में से 9 घटाओ 1 आएगा, 8 में से 10 घटाओ -2 आएगा, 7 में से 6 घटाओ 1 आएगा, 6 में से 5 घटाओ 1 आएगा, 3 में से 7 घटाओ -4 आएगा, 2 में से 8 घटाओ -6 आएगा, 4 में से 4 घटाओ 0 आएगा, 9 में से 2 घटाओ 7 आएगा, 5 में से 3 घटाओ 2 आएगा, 1 में से 1 घटाओ 0 आएगा। तो ये डिफरेंस जनरेट हुआ। अब यहाँ पे डी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो डी स्क्वायर में क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये 1, ये 1, ये 16, ये 36, ये 0, ये 49, ये 4 और ये 0। अब इसको आप जोड़ लो तो सिग्मा डी स्क्वायर निकल करके आता है, और सिग्मा डी स्क्वायर का यहाँ पर जो मान आपका आ जाता है वो 112 आएगा। इसको जोड़ते हैं तो 112। फार्मूला मुझे पता है कि R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला आपका होता है रैंक कोरिलेशन का। तो इस फार्मूले में जब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो 1 माइनस 6 गुणे 112 बटे एन का मान कितने बच्चे हैं, हमारे पास 10 बच्चे हैं, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1। अब आपके पास हो जाएगा 1 माइनस, इसको गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 672 बटे 990। ठीक है, 10 का स्क्वायर 9 आपका हो जाएगा 1000 में से घटा आपका 900, वो मतलब 99 हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, एक घटेगा तो 99 को 10 से गुणा किए 990 हो जाएगा। इसको यहीं पे भाग दे दो तो 1 माइनस भाग देने के बाद क्या बचेगा 0.68, और 1 से माइनस करते हैं तो 1 से माइनस करने के बाद 0.32। तो ये आपके पास रैंक कोरिलेशन है, 0.3 है। यानी आपके पास क्या होता है कि आपको कोरिलेशन जो है वो क्या होता है, कम से थोड़ा सा अधिक, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं कि रैंक कोरिलेशन हमको जो प्राप्त हुआ वो रैंक कोरिलेशन क्या कहलाता है कि जो मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा है, और मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा को हम लोग क्या कहते हैं, 30 से अधिक है तो 30 से अधिक को हम लोग क्या कहते हैं, संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ, इसमें क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ कोरिलेशन के अंतर्गत आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 0.3 से लेकर के 0.6 तक है तो पॉसिबिलिटीज धनात्मक यानी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है, कोरिलेशन का मान आ जाता है। तो ये आपका दूसरे टाइप का प्रश्न था। ठीक है, जब पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि अगर रैंक गिवन है तो रैंक गिवन है तो हम कैसे कोरिलेशन निकालेंगे। दूसरे में है अगर रैंक नहीं दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन दी है तो उसको पहले रैंक में कन्वर्ट करेंगे एंड देन कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर अगर एक क्लास में 2 बच्चे एक ही नंबर पा जाएं तो कैसे कोरिलेशन निकलेगा, तब रैंक कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है, मान लीजिए 35 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट होते तो फर्स्ट किसको करते, तो कोरिलेशन कैसे निकलेगा, तो वो मैं अगले स्टेप में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करूंगा कि अगर सेम नंबर यानी सेम रैंक 2 बच्चे पा जाते हैं तो हम कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहां तक कोई सी को समस्या हो तो मेरे साथ, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर मैं 3 पर बात करने जा रहा हूं, और यहां पर कुछ रैंक है जो मैच करेगी, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मेरे पास है, हाँ मेरे पास एक क्लास में नंबर दिए गए हैं, x बच्चे को नंबर मिले हैं, एक सब्जेक्ट में नंबर मिले हैं एक बच्चे को 22, 24, 27, 35, 27, 35, 21, 20, 27, 25, 27, 23। ठीक है, अब वहीं y पर कितने नंबर y पे मिला है, यानी दूसरे सब्जेक्ट में उसको कितने नंबर मिले हैं 30, 38,
30 38 40 50 40 50 38 35 38 25 38 36 आपके पास है 41 32। चलो, तो ये दो, एक बच्चा मान लीजिए ए कोई मोहन है, उसको इकोनॉमिक्स में 22 नंबर है और उसको स्टैटिक्स में 30 नंबर है। उसी प्रकार क्लास का दूसरा बच्चा पहले पेपर में 24 नंबर, दूसरे पेपर में 38 नंबर। तो इसका रैंक को रिलेशन निकालना है। तो चलो, आप सबसे पहले क्या करोगे, रैंक दोगे, तो R1 टेबल बनेगी। टॉपर को पहला, तो टॉपर को जो क्लास में है यानी सबसे हाईएस्ट नंबर को, तो यानी 35 नंबर हाईएस्ट है, इसको मैंने 1 दिया, पहली रैंक। फिर मेरे पास क्लास में दूसरा रैंक देना है। अब दूसरा 35 से नीचे, तो 35 से नीचे मैं देख सकता हूं कि 27 है, बट 27 तो 3 बार है, तो यानी एक को दूसरी रैंक मिलनी थी, एक को तीसरी रैंक मिलनी थी, एक को चौथी। देखो मैं यहां पे एक हिंट लगा देता हूं, ये 27 27 और 27 3 बार है, ठीक है। ये कह रहा कि मुझे दूसरी रैंक दो, ये वाला 27 कह रहा मुझे दूसरी रैंक दो, ये 27 कह रहा मुझे दूसरी रैंक दो। जबकि 3 है तो एक को दूसरी मिलनी चाहिए थी, एक को तीसरी, एक को चौथी, यानी 4 रैंक तक यहां बंटनी चाहिए थी। लेकिन हम झगड़ा नहीं करते हैं, तो इसको दूसरी रैंक दे देते हैं, इसको भी दूसरी रैंक दे देते हैं और इसको भी दूसरी रैंक दे देते हैं, झगड़ा ना हो। अब हमको कहां तक रैंक बट गई, 4 तक रैंक बट गई। 4 तक का मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी। अगर मैं इसको दूसरी देता तो इसको तीसरी देता, इसको चौथी देता, यानी 4 रैंक तक बट गई। तो अब हम 5वीं रैंक से स्टार्ट करेंगे और 5वीं रैंक किसको मिलेगी, 25 को। 6वीं रैंक मिलेगी किसको, 24 को। 7वीं रैंक मिलेगी आपको किसको, 23 को। 8वीं रैंक किसको मिलेगी, 22 को। 9वीं रैंक आपको किसको मिलेगी, 21 को। और 10वीं रैंक किसको मिलेगी, 20 को। तो ये देखो रैंक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ने 2-2 क्यों दे दिया, तो 2-2 इसलिए दिया कि 3 लोग थे और तीनों कह रहे थे मैं सेकंड हूं, वो कह रहा था मैं सेकंड हूं, वो कह रहा था मैं सेकंड हूं, तो हमने तीनों को सेकंड घोषित कर दिया। अब 3 रैंक है, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो अब हम 4 रैंक तक का मतलब 2 में ही डिवाइजन, 3 में ही डिवीजन हो गया, इसलिए हम उसको नहीं मेंशन करते हैं। 5वीं रैंक से हम यहां पर पुनः लिखते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, रैंक नंबर 2 पे बात करते हैं। तो यहां पर रैंक नंबर जब 2 पे बात करते हैं, तो इसमें जो टॉपर है 50 नंबर वाला टॉपर है, पहली रैंक। फिर दूसरी रैंक जो यहां पर मिलेगी, वो दूसरी रैंक मिलेगी 41 नंबर वाले को। फिर तीसरी जो रैंक मिलेगी वो मिलेगी 40 नंबर वाले को। चौथी रैंक जो मिलेगी वो 38 नंबर को, लेकिन 38 नंबर 1 है, 38 नंबर 1 है, 38 नंबर 2 है, 38 नंबर 3 है। ये फिर तीनों झगड़ा कर दिए। वो कह रहा है कि मुझे चौथी रैंक मिलेगी, ये कह रहा है मुझे मिलेगी, ये कह रहा है मुझे मिलेगी, तो मैंने तीनों को चौथी रैंक दे दिया। अब कहाँ तक रैंक बढ़ गई, चौथी, 5वीं, 6ठी तक, 6 रैंक हमारी हो गई। अब हम 7वें रैंक से चालू करते हैं, तो 7वां 36 को दे देते हैं, 7वां 36 को। 8वीं रैंक जो हम 2 लोग दे देते हैं वो 32 को दे देते हैं। 9वीं रैंक जो है वो हम दे देते हैं आपका 30 को। और 10वीं रैंक हम लोग दे देते हैं 25 को। तो ये लो, मैंने रैंक का डिवीजन कर दिया, ठीक है। रैंक का डिवीजन कर दिया। अब आप डी निकाल लो, तो डी कैसे निकलेगा, R1 माइनस R2 कर दो। तो R1 क्या है, 8 में से 9 गए, -1 हो जाएगा। 6 में से 4 गए, 2 हो जाएगा। 2 में से 3 गए, -1 हो जाएगा। 1 में से 1 गए, 0 होगा। 9 में से 4 घटेंगे, 5 हो जाएगा। 10 में से 10 घटेंगे, 0 होगा। 2 में से 4 घटेंगे, -2 होगा। 5 में से 7 घटेंगे, -2 होगा। 2 में से 2 घटेंगे, 0 होगा। 7 में से 8 घटेंगे, -1 होगा। तो ये हमने क्या हुआ कि डेविएशन निकाल लिया। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो डी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 4 1 0 25 आपका 0 4 4 0 1, और इसको हम जोड़ देंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर निकल के आएगा। और इसको जोड़ने के बाद मुझे मिल जाता है 40, ठीक है। अब 40 में क्या करते हैं, R इक्वल टू आपका 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 होता फार्मूला। लेकिन यहां पर देखो, इसमें भी मैंने देखा था कि 3 नंबर ऐसे थे जो सिमिलर थे, 27 आपका 27 एंड 27 जो 3 बार था, तो इसे हम क्या कहेंगे, M3 कहेंगे। 3 नंबर मैच किए तो M3 लिख देते हैं,
ठीक है। M3 इसको कहते हैं, या M1 के नाम से आप M लिखो, M क्योंकि पहली बार मैच किए। ये अब हमारे पास दोबारा मैच करने जा रहे हैं, तो दोबारा 38 है, ये 38 है, ये 38 है, तो ये क्या होता है, इसको M2 कहते हैं। तो M1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 नंबर मैच किए थे। M2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, क्योंकि 3 नंबर मैच किए थे। ठीक है, अगर 2 नंबर मैच करते तो M2 का मान 2 लिखते, अगर यहाँ पे भी 2 नंबर मैच करते तो M1 का मान 2 लिखते, लेकिन यहाँ पर M1 यानी पहली बार आपको 3 नंबर मैच कर गए, दोबारा भी 3 नंबर मैच किए, तो M1 का मान 3 हो गया तथा M2 का मान 3 हो गया। तो इसी के आगे हमने क्या किया, ब्रैकेट में बढ़ा दिया, और ब्रैकेट में बढ़ाने के बाद हमने क्या किया कि +1/12 लगा करके, ये बढ़ाने का तरीका होता है। 1/12 आपका M1 का होल क्यूब माइनस M1 +1/12, जितने नंबर मैच किए उतना ये बढ़ता चला जाएगा, तो आपका M2 का होल क्यूब माइनस M2, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये लाइन आपकी खींच जाएगी। चलो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर है जाएगा 40 प्लस 1/12, और M1 का मतलब होता है 3 का होल क्यूब माइनस 3, फिर आपके पास प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3 अपॉन आपके पास हो जाएगा 990। मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया था कि n माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 990 होता है। अब 1 माइनस ये जाएगा 600 6 चौको 24 प्लस 1/12। अब ये देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा 27 माइनस 3, ये लिखा जाएगा 27 माइनस 3, ये भी 27 माइनस 3 लिखा जाएगा। ठीक है, 1/12 करके ना, 1/12 प्लस में लिखा जाता है, थोड़ा सा ये प्रॉपर नहीं, ओके ठीक है। अब आपके आ जाएगा 990 लिखा जाएगा। 1 माइनस, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जब जोड़ घटा के सब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 264/990। जब इसको और डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसको 1 से माइनस करेंगे, तो मेरे पास जो कोरिलेशन का मान आएगा 0.73 आएगा, और ये हम क्या कहेंगे, धनात्मक कोरिलेशन है। और धनात्मक कोरिलेशन जिसकी वैल्यू क्या है 0.73 है, यानी 6 से लेकर के आपका 75 तक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 से लेकर 7 है, तो मॉडरेट पॉजिटिव डिग्री ऑफ द कोरिलेशन हमको फाइंड आउट होती है। तो इस प्रकार से आप रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हो, और ये आपका जो रैंक कोरिलेशन है ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो आपको मैंने कार्ल पियर्सन का पढ़ाया, और आज मैंने स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन पढ़ाया। अब मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो।